हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से एक बार आप लोग लाइव आ जाइए और फटाफट से एक बार सेशन को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स और फिजिक्स का जो चैप्टर 10 है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है? यानी हम लोग पार्ट 10 को आज पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 होगा। इसमें क्या मतलब क्या पढ़ने वाले, कौन कौन सा टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे। और मेन बात आता है कि प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम आपको सारी जानकारी देंगे। उससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को शेयर करके उन दोस्तों को बुला लाइए जो पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनको फटाफट शेयर कीजिए और क्लासरूम में बुलाइए, क्योंकि क्लास करना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात आपको ध्यान में रख लेना है कि टाइम आपके पास बहुत ही कम है, इसलिए एक एक टॉपिक को समझिए, नोटबुक ले रहिए, मतलब लेके बैठिए पढ़ने और उसको एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त साथी आ सके। पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप चैनल पे, प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि व्हाट्सअप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि लाइव क्लास का लिंक आपको डायरेक्ट उसी में मिल जाता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ठीक है, अगर आप पेड ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, यानी अगर आप कोर्स नहीं लिए हैं 499 वाला, ध्यान में रखिएगा, अगर आप 499 वाला कोर्स नहीं लिए हैं जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलने वाला है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस गेस प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है? और PYQ के साथ मिलेगा, ठीक है? अगर नहीं लिए हैं तो देखिए सामने हम नंबर लिख के रखे हैं 6299248935। आप इस पे संपर्क करके फटाफट से PDF और नोट्स ले सकते हैं। ये तो हो गई प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन। लेकिन इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे हाइगेन्स के बारे में, ठीक है? कि हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत क्या है, ठीक है? हाइगेन्स के तरंग सिद्धांतों को लिखे, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है? हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हाइगेन्स के द्वितीय तरंगकाओं का सिद्धांत है ना, हाइगेन्स के द्वितीय तरंगकाओं के सिद्धांत के बारे में भी हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जो कि ये 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, 1-2 नंबर नहीं, पूरे 5 नंबर का प्यारे बच्चों। उसके बाद से हम इसी में पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि हाइगेन्स के द्वितीय तरंगकाओं के सिद्धांत के आधार पे क्या करना है आपको, प्रकाश के अपवर्तन को लिखना है, ठीक है? प्रकाश के परावर्तन को सिद्ध करना है, अपवर्तन को सिद्ध करना है, जो कि हम इसी क्लास में सिद्ध भी करेंगे, ठीक है? तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और हर साल, मतलब आपको बता दे बाबू कि ये हर साल आपके परीक्षा में आएगा, तो आएगा। इतना आप लोग लिख के रख लीजिएगा कि हाइगेन्स के, याद रखिएगा, हाइगेन्स के द्वितीय तरंगकाओं के सिद्धांत में प्रकाश का अपवर्तन चाहे परावर्तन, ये 2 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और ये हम आपको आज बताएंगे और आपको बहुत ही इजी लगेगा। 5 नंबर तो ऐसे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद से प्रकाश का व्यतिकरण को पढ़ेंगे, ठीक है? यानी आपको बता दें कि विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, इससे भी 100% है कि व्यतिकरण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, ठीक है? तो ये चैप्टर इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के, ठीक है? तो ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे हैं एक बार क्या कीजिए, लाइक दबा के कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत को लिखे, ठीक है? तो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत को, उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलिए। हमने प्यारे बच्चों प्रकाश के बारे में क्या पढ़ा था, हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी वस्तु को साफ और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है? और जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ये हमने पढ़ा था कि नहीं, सही से बताइएगा। इतना बात हमने प्यारे बच्चों रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था। तो आप भी बोलेंगे जी सर जी ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन हाइगेन्स के अनुसार, देखिए हाइगेन्स के तरंग का सिद्धांत हम पढ़ा रहे हैं। तो हाइगेन्स के अनुसार हाइगेन्स ने क्या कहा कि जो प्रकाश होती है ना वो तरंगों के रूप में भी गति करती है, ठीक है? जो प्रकाश होती है तरंगों के रूप में भी गति करती है। यानी जो प्रकाश होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या, जो प्रकाश है हमारा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलेंगे, यानी तरंगों के रूप में गति करेगा। पहली बात उन्होंने ये बताया, तभी वो उन्होंने बताया कि अगर ये अनुप्रस्थ तरंग होंगी और तरंगों के रूप में गति करेंगी तभी इसमें व्यतिकरण की घटना संभव होगी, ठीक है? यहाँ पे व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, जितनी भी घटनाएं होती हैं, अगर प्रकाश
टेढ़ी मेढ़ी चलेंगी यानी अनुप्रस्थ होगी, तरंगों के रूप में गति करेंगी, तभी इसमें ये संभव हो पाएगा। ठीक है, ये उन्होंने कहा था, उनका सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं। तो एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, जो तरंगों के रूप में ये गति करता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तभी उन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, प्रकाश की व्यतिकरण की भी घटना होती है, विवर्तन की भी घटना होती है, जितनी घटनाएं होती हैं प्रकाश क्या होता है इसी कारण से, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये तरंगों के रूप में गति करता है इसलिए। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताया कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर का माध्यम है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में क्या है बाबू, ब्रह्मांड में क्या है, निर्वात होता है, जहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है, जो कि हम आपको कई बार बता चुके हैं। लेकिन हाइगेंस ने क्या कहा बाबू, उनके सिद्धांत के अनुसार, उनका सिद्धांत ही तो पढ़ा रहे हैं ना, उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये कहा कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ना उसमें ईथर का माध्यम है, क्योंकि वो भारहीन होता है ना। बोला उन्होंने कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर का माध्यम है। ठीक है, उन्होंने बोला, लेकिन इस टॉपिक को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये इसको प्रूफ ही नहीं कर पाए, है ना, हाइगेंस इसको प्रूफ ही नहीं कर पाए, है ना। ऐसा बहुत सारा ऐसा नियम है जो कि जाके आगे मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ ये जो नियम है आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि पूरे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, उसमें एक ईथर का माध्यम है, जो कि हम लोग जानते हैं कि निर्वात में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, बिना किसी माध्यम का होता है। लेकिन हाइगेंस ने ये बताया कि पूरे ब्रह्मांड में क्या है, ईथर का माध्यम है। तो ये इस टॉपिक को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इसको ये सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन ये जो टॉपिक है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, जो क्या होता है प्यारे बच्चों, तरंगों के रूप में गति करता है, तो ये जो है ये सिद्ध कर दिए थे प्रकाश के अपवर्तन और परिवर्तन के रूप में। कौन? तो हाइगेंस ने, जिसको हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि पहला जो टॉपिक है कि प्रकाश का यहाँ देखिए संचरण तरंगों के रूप में होता है। तरंगों के रूप में मतलब क्या, तरंग ऐसे ही ना चलता है। तो जो प्रकाश का संचरण होता है, संचरण का मतलब चलने की जो स्टाइल होता है वो तरंगों के रूप में होता है। पहला इनका प्यारे बच्चों क्या है, सिद्धांत ये है। दूसरा है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसी कारण इसमें ध्रुवण की भी और व्यतिकरण की भी घटना संभव होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ध्रुवण की घटना, व्यतिकरण की घटना, संतोषी व्यतिकरण हो चाहे विनाशी व्यतिकरण हो, ये सारी संपोषी हो चाहे विनाशी हो, सारी घटनाएं तभी संभव है जब प्रकाश तरंग के रूप में गति करेगी तब। ठीक है, उनका ये सिद्धांत था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग तीसरा लिखिएगा कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर का माध्यम है, जो कि इस टॉपिक को हटा दिया गया। ये जो बात बोले इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया इस पॉइंट को? क्योंकि ये सिद्ध ही नहीं कर पाए थे, ये सिद्ध नहीं कर पाए, तो ये टॉपिक को हटा दिया गया, है ना। अब देखिए उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश की चाल तरंगों के रूप में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के रूप में गति करती है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये जाना है कि जो प्रकाश तरंगे होती है निर्वात में कितने की मतलब चाल से गमन करती है। तो हमने ये बताया था, हमने ये पढ़ा था कि जो प्रकाश होती है हमारी सीधी रेखा में गमन करती है, और उसका चाल जो होता है निर्वात में 3 × 10⁻⁸ कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड क्या होता है। लेकिन हाइगेंस बता रहे कि जो हमारा प्रकाश है वो तरंगों के रूप में गति करेगा। तो जब ये प्रकाश हमारा ऐसे ऐसे गति करेगा तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से कैसे गति करेगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, मान लेते हैं, सिर्फ बाबू मान लेते हैं कि हाँ भले ही टेढ़ी रेखा में गमन करता है, तरंगों के रूप में गमन करता है हमारा प्रकाश, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है उन्होंने ये भी बताया कि हाँ भले ही तरंग के रूप में गति करता है, लेकिन इसकी जो चाल होती है सेम होती है। उन्होंने क्या किया था, मान लिया था। ठीक है, उन्होंने मान लिया था कि जब ये तरंग के रूप में गति कर रहा है ना, तो इसका जो चाल होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के ही रूप से होगा। इन्होंने क्या किया, सिर्फ मान लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सिर्फ मान लिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने क्या किया बाबू, सिर्फ मान लिया कि हाँ अगर ये तरंग के रूप में हमारा प्रकाश गति करता है ना, तो ये क्या होता है, इतना की ही चाल से ही क्या करता है, वहां पे भी चलता है। ठीक है, इतना तो बात सही है। ठीक है, लेकिन ये जो ईथर वाला है वो गलत है। लेकिन ये जो बात बोली है कि तरंगों के रूप में गति करता है, इसी कारण से ध्रुवण की क्रिया हो गई चार पैर। अब आप पूछेगा कि सर ये ध्रुवण क्या होता है, आपके मन में सवाल आएगा ये ध्रुवण क्या होता है। तो बिल्कुल घबराइए मत, आगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ध्रुवण की घटना, व्यतिकरण की घटना, तरंग के रूप में अगर प्रकाश गमन करता है तभी ये संभव है, ये 100% है। ठीक है, इसको ये प्रूफ भी किए थे। ठीक है, अगला आज ये अगला है कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करती है, इसी कारण से प्रकाश में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकाश में व्यतिकरण की घटना, याद रखिएगा, विवर्तन तथा ध्रुवण की भी घटना होती है। हमने क्या बताया कि अगर प्रकाश तरंग के रूप में गति करेगा
तभी क्या होगा, ध्रुवण की क्रिया मतलब घटना हो गया, विवर्तन हो गया। चाहे अगर बात करें प्यारे बच्चों व्यतिकरण की, तभी घटना होगी। अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा तो कभी ध्रुवण व्यतिकरण नहीं होगा। अभी आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि व्यतिकरण क्या है, ठीक है। तो व्यतिकरण हम आपको अभी समझाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ अगर प्रकाश तरंग के रूप में गति करेगा तभी उसमें ध्रुवण और प्यारे बच्चों व्यतिकरण संभव है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये है प्रकाश का मतलब हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो इतना आपको समझ में आया। अगर आपसे बोला जाए कि हाइगेंस के प्रकाश मतलब तरंग सिद्धांतों को लिखे तो आप क्या लिखेंगे? अगर आपसे बोला जाए कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांतों को लिखे तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में गति करती है, और दूसरा लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसी कारण से मतलब इसमें ध्रुवण की क्रिया भी होती है, ठीक है। दूसरा हो गया। और तीसरा अगर आपसे बोला जाए कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर का माध्यम है, जो कि इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, मान लिया कि प्रकाश हमारा जब तरंग के रूप में गति करता है तो उसका भी चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से तरंगों के रूप में भी हमारा प्रकाश गमन करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और चौथा पांचवा क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों कि प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है तभी तो हमारे प्यारे बच्चों व्यतिकरण की घटना होती है, विवर्तन होती है, चाहे ध्रुवण की क्रिया होती है। सही बात है, अगर तरंग के रूप में गति करेगा तभी व्यतिकरण की घटना होगी, क्योंकि दो तरंगे आपस में टकराएंगी कब, जब व्यतिकरण की घटना होगी तब। अभी आपको समझ में आएगा कि व्यतिकरण क्या है, संपोषी चाहे विनाशी, सारी चीजें हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। तो ये इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया, ये लिख दीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से नोट करेंगे, ठीक है। जितने भी सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं फटाफट से पहले इसको नोट करेंगे। सबसे पहले आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हम पढ़ाते हैं। अब चलिए अगला आ जाइए कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। अब देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। ये तो 5 नंबर में कन्फर्म है बाबू, ध्यान में रखिएगा कि 5 नंबर में ये कन्फर्म है बाबू, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में कन्फर्म है। अगर आपसे बोला जाए कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी ये आएगा, 100% है आपके एग्जाम में, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आएगा। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, ये चलिए हम आपको बताते हैं। तो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा कि हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से पहला जो इन्होंने बताया बाबू याद रखिएगा कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत के अनुसार, यानी हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार याद रखिएगा कि एक प्राथमिक तरंग के बाद एक द्वितीय तरंग उत्पन्न होती है। पहला उन्होंने बताया हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया, बाबू याद रखिएगा, उन्होंने ये बताया कि एक तरंग के बाद दूसरा तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है। प्राथमिक तरंग के बाद द्वितीय तरंग उत्पन्न होती है। जैसे प्यारे बच्चों हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर क्या कि एक तालाब है, एकदम शांत है, ठीक है। अब उसमें आप पत्थर डालिएगा तो क्या होगा, लहरें उठेगी। कितनी ज्यादा उठती है ना। अगर कोई शांत है, मतलब तालाब शांत है, और उसमें आप जैसे ही कुछ डालते हैं, पत्थर डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, लहरें पटती है। देखे है ना आप लोग, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे समझिएगा, बिल्कुल सही ढंग से समझिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हाइगेंस के याद रखिएगा कि द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता देते हैं कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है वो क्या है, कि प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद एक जो तरंग उत्पन्न होती है, द्वितीय तरंग आपकी उत्पन्न होती है। उन्होंने ये बताया, यही ना बताया कि प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद एक द्वितीय तरंग भी उत्पन्न होती है, ठीक है। ये उन्होंने बताया है, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद एक द्वितीय तरंग भी क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या होता है, ये हमारा हो गया प्राथमिक तरंग या मूल तरंग हो गया। बाबू समझिएगा, ऐसे आपको बाई चांस कोई समझाएगा, ये हमारा हो गया प्राथमिक तरंग या मतलब मूल तरंग, और उसके बगल वाला क्या है, द्वितीय तरंग है। ये हमारा प्रथम है, मान लीजिए प्राथमिक है, तो ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय हो जाएगा। सबसे पहले हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस ने क्या बताया कि प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद द्वितीय तरंग क्या होती है, उत्पन्न होती है।
तो यहाँ पे सही बात है कि अगर हम किसी तालाब में, मान लीजिए प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी तालाब में पत्थर को डालते हैं तो वो क्या होती है, लहरें उठती है ना, यानी बहुत सारी लहरें उठती हैं, यानी प्रत्येक प्राथमिक के बाद द्वितीय उठेंगी ही उठेंगी, है ना। और प्यारे बच्चों उन्होंने एक बात ये भी बताया कि अगर आप देखते होंगे अगर पानी डालेंगे तालाब में तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि लहरें बाहर जा रही हैं, है ना, लगेगा कि पानी का बहाव बाहर जा रहा है ऐसे ऐसे लहर बन के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो पानी होता है ना अपने ही तल पे ऊपर नीचे, ये जो पानी है ना, ये जो पानी है अपने ही तल पे ऊपर नीचे होता है। आपको लगता होगा, भले आपको लगता होगा कि वो लहरें बाहर की ओर निकल रही है, नहीं, वो लहरें क्या होती है अपने ही तल पे एक ही जगह पे ऊपर नीचे होती है। ये हाइगेंस ने कहा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बाबू भ्रम होता होगा, आप लोग देखते होंगे कि अगर आप तालाब में पानी डालते हैं तो जो लहरें हैं आपको लगता होगा कि अरे लहरें बन रही है और बनते बनते बाहर की तरफ निकले, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लहरें होती है अपने ही स्थान पे अप एंड डाउन करती हैं, वो बाहर की तरफ नहीं निकलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी वो सब छोड़िए, ये तो आप लोग समझ गए। हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद द्वितीय तरंग हमारा उत्पन्न होता है। अब फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको अगर हम प्रथम मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये द्वितीय तरंग उत्पन्न हो गया, ये हमारा द्वितीय तरंग हो गया। फिर जब हम इसको प्रथम मानेंगे तो ये द्वितीय हो गया। फिर इसको अगर हम यहाँ पे प्रथम मानेंगे तो ये हमारा द्वितीय तरंग उत्पन्न हो गया। समझे बाबू। हाइगेंस ने ये बताया कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक द्वितीय तरंग मतलब प्रथम तरंग, याद रखना है कि प्रत्येक क्या प्राथमिक तरंग के बाद एक द्वितीय तरंग उत्पन्न होता है। यानी एक प्रथम है तो द्वितीय होगा, इसको जब प्रथम मांगेंगे तो ये द्वितीय हो जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद एक द्वितीय तरंग हमारी उत्पन्न होती है। तो पहला सिद्धांत ये है जो कि एग्जाम में लिखना है और 100% आपको लिख के आना है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि इस नियम के अनुसार यानी हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक तरंग तथा द्वितीय तरंगों के बीच एक बंद और यहाँ पे क्या होता है, अनुवालोप बनाता है ना। यानी ये मान लीजिए कि ये हमारा है प्राथमिक तरंग, ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों द्वितीय तरंग। इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ये हम आपको सेकंड मान लेते हैं। तो हाइगेंस ने क्या बताया कि इस नियम के अनुसार प्राथमिक तरंग तथा द्वितीय तरंगों के बीच एक बंद अनुवालोप बनाता है। यानी इसके बीच क्या बनेगा, ऐसे ऐसे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, अनुवालोप बनेगा। अनुवालोप का मतलब क्या, लिफाफा समझिए, है ना। अनुवालोप का मतलब क्या हुआ बाबू, याद रखिएगा। अनुवालोप का मतलब क्या है, बंद लिफाफा टाइप का बनेगा, ठीक है। बंद अनुवालोप बनता है इसमें, ठीक है। ये जो तरंगे उत्पन्न होती है इनमें क्या होता है, बंद अनुवालोप बनता है। तो ये है हमारा हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो कि आप हाइगेंस के सिद्धांतों को भी लिख सकते हैं, उनके द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांतों को भी लिख सकते हैं। एकदम आपको बेसिक लेवल से आपको डेफिनेशन रटवा नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को लिखने के लिए बोलेगा तो शुरू में बताए थे वो लिख दीजिएगा। और अगर आपसे बोले द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत, तो द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत में जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया। और पहला सिद्धांत उन्होंने क्या दिया कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार जो क्या होता है कि प्यारे बच्चों प्राथमिक तरंग के बाद एक द्वितीय तरंग क्या होती है, उत्पन्न होती है। प्राथमिक तरंगों के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए इसको प्रथम मानेंगे तो ये दूसरा, इसको प्रथम मानेंगे तो ये दूसरा, इसको प्रथम मानेंगे तो ये दूसरा, है ना। यानी प्राथमिक तरंग के बाद द्वितीय तरंग हमारी उत्पन्न होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग होता है ना, इनके बीच एक बंद अनुवालोप का भी क्या होता है, एक बंद लिफाफा का भी निर्माण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में उन्होंने ये बताया कि जो अगर जो लहरें उठती है, मान लीजिए कि जो तरंगे उठती है वो तरंगे अपने ही स्थान पे अप एंड डाउन करती है। जैसे हमने बताया कि अगर तालाब में आप कंकड़ डालते हैं तो उसमें से जो तरंगे निकलती है आपको लगता होगा वो तरंगे बाहर की तरफ निकल रही है, वो हमको भी लगता है आपको भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, पानी का तल अपने जगह पे ऊपर नीचे करता है। क्या करता है, पानी जो होता है अपने ही स्थान पे, सही से देखिएगा, अपने ही स्थान पे वो अप एंड डाउन करता रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, हाइगेंस के बाबू द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है। समझ में आ गया, सही से बताइएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जितने भी सारे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, फटाफट से नोट कीजिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, या तो ये 5 नंबर का आएगा, या तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो ये पूछ देगा कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो आप लोग लिख के ये फिगर बना के आप लोग इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। या तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है, या तो आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या तो आएगा ये वाला, है ना बाबू, ये अभी पहले सफलता, या तो आएगा ये कि हाइगेंस के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा तरंगों का अपवर्तन का व्याख्या करें, है ना। ये आएगा 5 नंबर में, या अपवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, बाबू ध्यान में रखिएगा। लेकिन सफलता किस किस में हुई, पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं
कि हाइगेन्स के सिद्धांत की सफलताएं क्या क्या है। हाइगेन्स के सिद्धांत की जो सफलताएं हैं, किस किस सिद्धांत में उनको सफलता मिली। तो पहला, इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा परिवर्तन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। बाबू द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन की और परिवर्तन की प्यारे बच्चों व्याख्या की जा सकती है, जो कि हम अपवर्तन का करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है कि इस सिद्धांत, यहाँ पे मान लीजिए पहला टॉपिक है, ये दूसरा है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्यारे बच्चों व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या भी की जा सकती है। बाबू बिल्कुल बाबू इसी सिद्धांत के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का व्यतिकरण की घटना भी होगी और प्यारे बच्चों विवर्तन की भी घटना होती है। और ये प्यारे बच्चों इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है हमारी तरंग के रूप में गति करती है तभी ये होती है। अगर तरंग के रूप में ये गति ना करता, सीधी रेखा में अगर गति करता, तो ये इसकी घटना नहीं होती, जो कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम जानते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, आगे तो बढ़िए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया कि सफलता किस किस से मिली। अब देखिए ये पॉइंट बाबू, सबसे मेन पॉइंट ये पॉइंट, ये याद रखिएगा बाबू, सबसे जो जबरदस्त है ना, अगर आप एग्जाम में चाहते हैं 5 नंबर पक्का करना, तो ये प्यारे बच्चों अपवर्तन और परावर्तन को याद रखिएगा। ये अपवर्तन और परावर्तन को याद रखिएगा, इनकी व्याख्या बाबू सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब इससे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहली बात कि हाइगेन्स सिद्धांत के प्रयोग द्वारा तरंगों के अपवर्तनांक की व्याख्या करें। बाबू इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग इस फिगर पे मत जाइए, अरे सर ये तो फिगर नहीं, ये तो पहाड़ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे सर, है यो फलांटिकन, कुछ नहीं, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आप बिल्कुल क्या कीजिए, एकदम ध्यान लगा के यहाँ पे देखते जाइए। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि माना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि माना y और y डैश एक अपवर्तनांक पृष्ठ है। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक y और y डैश क्या लेते हैं, अपवर्तनांक पृष्ठ। ये हमारा y और यहाँ पे क्या करते हैं, y डैश हमारा अपवर्तनांक पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो दो माध्यमों को अलग करता है, जो दो माध्यमों को अलग करता है, मान लीजिए ये माध्यम 1 है, इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों माध्यम 1 यानी μ1 मान लेते हैं, और इसको माध्यम 2 μ2 मान लेते हैं। यानी दो माध्यमों को ये क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए कि जो दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, माना माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n1 और n2 है। मान लेते हैं कि इसका अपवर्तनांक क्या है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि इसका अपवर्तनांक है n1 और इसका अपवर्तनांक है n2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, और v1 और v2 के प्रकाश के चाल से चलता है, यानी इसको मान ले तो इसका v1 वेग है और इसको मान ले तो इसका v2 वेग है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यानी लिखा गया कि जिसका अपवर्तनांक क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा जिसका अपवर्तनांक n1 और n2 है और वेग क्या है, v1 और v2 प्रकाश के वेग से क्या करता है प्यारे बच्चों, निरूपित करता है। तब यहाँ आप देखिए AB एक समतल, यहाँ आप देखिए तरंगार्क y पर आपतित होता है। यहाँ से इतना आपको नहीं समझ में आ रहा हो, यानी यहाँ पे क्या होती है, दो तरंगे आती है। ठीक है, एक तरंगे यहाँ पे मिलती है और दूसरी तरंगे क्या होगी प्यारे बच्चों, ये यहाँ से यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रही है, दो समानांतर तरंगे आ रही हैं। तो जब दो समानांतर तरंगे आएंगी तो ये तरंगे क्या होगी, यहाँ पहुंचेगी। ध्यान में रखिएगा कि ये जो तरंगे होगी प्यारे बच्चों क्या होगी, ये यहाँ पे पहुंचेगी। जब तक ये जो तरंगे होगी इसका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। यानी हम मान लेते हैं कि ये A बिंदु पे पहुंच रही है और ये जब तक ये किसी B बिंदु पे पहुंच रही है। आपको बोलेंगे अरे सर जी इसको भी तो यहाँ पे आना चाहिए। नहीं, एक जो तरंग है प्यारे बच्चों ये बहुत जल्दी यहाँ पे क्या आ जा रही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा अपवर्तनांक पृष्ठ पे क्या हो रहा है, एक जल्दी आ जाएगा, जबकि ये क्या होगा बाबू, इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी क्या है, ज्यादा है ना। तो जब तक ये यहाँ से यहाँ तक आएगी तब तक ये यहाँ से क्या, यहाँ तक ही आएगा। और जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यानी प्यारे बच्चों जब ये B से C तक, ये पॉइंट मान लीजिए C तक, ये B से C तक जाएगा ना, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जब B से C तक जाएगा ना, तब तक ये क्या हुआ होगा, ये हमारा और आगे बढ़ गया होगा, ये हमारा और आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, ये हमारा और आगे क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। अभी हम आपको समझाएंगे जो कि आपको पूरा समझ में आएगा, लिखित गारंटी है। ठीक है, ये क्या हुआ होगा, अब यहाँ पे ये जो मिला, यहाँ पे हमने एक अभिलंब डाल दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक अभिलंब डाल दिया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी जब यहाँ पे मिला, यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी जब ये मिला तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, एक अभिलंब डाल दिया। ठीक है, याद रखिएगा, हमने भी यहाँ पे एक अभिलंब डाल दिया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों सभी बच्चे समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा सबसे मेन पॉइंट, यहाँ पे याद रखिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं। अब ये क्या होगा, ये भी प्रकाश क्या होगा, मान लीजिए ये प्रकाश जो होगा हमारा आगे बढ़ ही जाएगा।
है ना। जब तक ये बहुत आगे बढ़ा होगा ये भी आगे बढ़ ही जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि एक अपूर्णांक पृष्ठ है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, दो गो माध्यम को अलग कर रहा है, जैसे माध्यम 1 हो गया, माध्यम 2 हो गया, ठीक है। और जिसमें प्यारे बच्चों अपूर्णांक किसका n1 है चाहे μ1 है, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे अपूर्णांक किसका क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा अपूर्णांक n1 और n2 है, और वेग जो है पहले जो माध्यम है उसका v1 वेग है और दूसरा का v2 वेग है, और दो समानांतर प्रकाश आ रही है। तो ये जो प्रकाश है बहुत जल्दी आ जा रही है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसकी लंबाई कम होगी, और ये क्या करेगा, ज्यादा देर से आएगा। तो जब तक ये प्रकाश यहाँ पे पहुंचेगा तब तक आपको ध्यान में रखना है कि तब तक क्या होगा, ये जो प्रकाश होगा यहीं तक ना पहुंचेगा, और जब ये प्रकाश C तक पहुंचेगा तब तक ये कहाँ तक पहुंच गया रहेगा। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि तब तक ये D बिंदु तक पहुंच गया रहेगा, यहाँ तक, यानी ये D बिंदु तक पहुंच गया रहेगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों पहुंचेगा तो यहाँ पे हम एक अभिलंब इस पे खींच देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अभिलंब खींच देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि इस बिंदु से, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, कि इस बिंदु से हम इस बिंदु पे क्या करेंगे, एगो प्यारा बच्चों अभिलंब खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग बाबू, सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि जब दो समानांतर तरंगे आएंगी तो ये तरंगे इस बिंदु पे पहुंचेंगी, तब तक ये तरंगे तो इधर ही रहेगा, और जब ये तरंगे B से C बिंदु तक पहुंचेगा तब तक ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका लंबाई छोटा है इसका बड़ा है ना, ये दूर से आ रहा है। तो क्या होगा, ये यहाँ तक पहुंचेगा जब तक ये अपूर्णांक तक, यानी कहने का मतलब क्या, अपूर्णांक पृष्ठ तक ये पहुंच जाएगा, और जब तक ये अपूर्णांक पृष्ठ तक पहुंचेगा तब तक ये आगे बढ़ चुका होगा। तो ये कुछ इस प्रकार का प्यारा बच्चों हमारा बनेगा। और यहाँ पे भी मान लीजिए कि हमने एगो अभिलंब डाल दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एगो अभिलंब डाल दिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी मान लीजिए कि जहाँ पे पड़ता है तो एगो अभिलंब तो आता ही है ना, एगो अभिलंब तो आता ही है, जहाँ पे गिरता है वहाँ पे एगो अभिलंब तो आता है। तो ये हमारा एगो अभिलंब हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे बता दीजिए, ये हमारा जो आपतित होता है उसे क्या कहते हैं, जो आपतित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या हो जाएगा, हमारा I हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो ये हमारा परिवर्तित कोण R हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। ये जो हमारा होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण R हो जाएगा, और ये कोण I हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, सीधी रेखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण कितना डिग्री का होगा, तो पूरे पृष्ठ पे कितना डिग्री, 360 बनता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहले, यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं, लेकिन ये आधा है तो इसमें क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे, यहाँ से तो यहाँ तक ये 90 डिग्री है, समझिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है बाबू, ये लंब है तो क्या हो जाएगा, ये लंब है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे I का मान निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, I का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 90 डिग्री माइनस यहाँ पे I कर देंगे, तो हमारा पूरा ये निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बात, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा, याद रखिएगा, यहाँ से जो यहाँ तक का कोण होगा, यहाँ से यहाँ तक का कोण होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, ये तो हमारा लंब हो गया, तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों कितना, याद रखिएगा 90। तो इसमें क्या हो जाएगा, 90 माइनस यहाँ पे R हो जाएगा, 90 माइनस R हो जाएगा ये, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे इतना का इतना कोण हो जाएगा 90 माइनस I, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 90 माइनस R हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि ये जो यहाँ पे लंब डाले हैं ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये बोलिएगा 90 डिग्री का, और ये इस पे लंब है तो क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, ठीक है, इतना आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये फिगर वही है, ये फिगर वही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले क्या करना है कि एगो अपूर्णांक पृष्ठ लेना है, यानी y और y डैश अपूर्णांक पृष्ठ लेना है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए जो दो माध्यमों को अलग कर रहे हैं, माध्यम 1 है और माध्यम 2 है, ठीक है, और जिसका अपूर्णांक क्या है, n1 और n2 है,
और जिसका वेग क्या है, ऊपर वाला माध्यम का वेग v1 है और नीचे वाला माध्यम का वेग v2 है, जिसमें दो समानांतर प्रकाश आ रही है। तो इस प्रकाश कम दूरी तय करेगा, तो जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगा तब तक ये प्रकाश तो यहाँ तक ही रहेगा। तो ये मान लीजिए कि जब ये ए बिंदु तक पहुंचेगा तो दूसरा प्रकाश यहाँ पे मान लीजिए बी बिंदु तक पहुंचेगा, और जब तक ये अपवर्तनांक पृष्ठ तक जाएगा बी से सी तक, तब तक ये यहीं पे थोड़ी रुका रहेगा, ये तो आगे बढ़ गया रहेगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो जहां पे प्रकाश पड़ती है वहां पे हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं, तो दोनों पे अभिलंब खींच देंगे, और ये 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको मिटा देते हैं, है ना। ये v1 वेग है और ये v2 वेग है, इसके लिए ये हम क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, मिटा दे रहे हैं कि छोड़ दें, मिटा देंगे, छोड़ दें, चलिए छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होगा बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा दूरी, फॉर्मूला याद रखिएगा, दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे क्या होता है, समय, ठीक है, समय, ठीक है, चाल गुणे समय। तो सबसे पहले हम लोग किसका दूरी निकालेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं किसका दूरी, तो हम लोग निकालते हैं कि B से C तक का दूरी कितना होगा, ये B से C तक का दूरी कितना होगा। तो हम क्या निकालेंगे, B से C तक का दूरी, और दूरी के लिए क्या होता है, चाल, कितना के चाल से चला है, तो v1 के वेग से चला है ना, कितना के चाल से चला है, तो ऊपर v1 वेग का माध्यम है, v1 का चाल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v1 के चाल से चला है और समय कितना है, t समय है, तो v1 × t हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, bc हो गया। अब दूरी निकालेंगे किसका, याद रखिएगा, अब दूरी निकालेंगे किसका, अब दूरी निकालेंगे क्या, a से d तक की दूरी कितनी है ना, a से d तक की दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर हमने क्या पढ़ा, चाल गुणे समय। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, बार बार ये लिखने से फायदा नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा कि दूरी पूछ रहा है, तो किसका, यहाँ पे याद रखिएगा क्या, a से d तक की दूरी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a से d तक की दूरी। अब इसमें कौन सा चाल है, तो इसमें v2 का चाल है, यानी v2 के वेग से नीचे वाले में गमन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे v2, और समय का क्या लिख देंगे, × t समय। तो ये हमको इतना प्राप्त हो गया। इतना आपको समझ में आया, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समझ लीजिए, 100% समझ लीजिए, ठीक है, नहीं तो बाद में ये मत भूलिएगा कि सर समझ में नहीं आएगा। इतना समझ में आया, चलिए फिर से हम एक बार माध्यम को समझाएंगे, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम ऐसे टीचर है, छोड़ेंगे नहीं आपको। देखिए एगो क्या है, अपवर्तनांक पृष्ठ है, क्या है, हमने माना y और y डैश, ठीक है। यहाँ पे याद रखें कि माध्यम 2 है, माध्यम सघन विरल कुछ भी हो सकता है, तो माध्यम 1 है इधर और माध्यम 2 है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, इधर v1 के वेग से चल रहा है, v1 का मतलब क्या, चाल, और ये v2 के वेग से चल रहा है, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक क्या है, n1 इसका अपवर्तनांक है और n2 इसका अपवर्तनांक है। और दो समानांतर किरण आ रही है, एक किरण ऐसे आ रही है और दूसरा किरण क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है। देखिए तो दूरी इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो जब तक ये किरण a से यहाँ पे देखिए a बिंदु तक पहुंचेगी, जब ये किरण a बिंदु तक पहुंचेगी तब तक तो ये यहीं तक ना रहेगी बाबू, ये यहीं तक ना रहेगी, यानी इसका जब लंबाई कम है तो ये बिंदु जब यहाँ पे देखिए ये किरण जब यहाँ तक आएगी तब तक ये किरण यहाँ पे ये बी बिंदु तक ही आएगी, है ना, क्योंकि ये इसका लंबाई कम है तो जल्दी से आ जाएगा, जबकि इसका लंबाई ज्यादा है तो ये ऊपर ही रह जाएगा। तो ये जब तक B से इस C बिंदु तक आएगी तब तक ये ऐसे ही ये यहाँ पे थोड़ी रहेगा, ये प्यारे बच्चों और आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग जब यहाँ पे किरण पड़ती है तो हम लोग यहाँ पे एगो अभिलंब खींच देते हैं, तो हमने यहाँ पे खींच दिया, ठीक है, खींचा ना, अभिलंब हमने खींचा। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, फिर ये क्या करेगी, ये भी आगे बढ़ेगी, लेकिन ये कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया होगा। तब क्या करेंगे कि यहाँ पे एगो हम लोग क्या करते हैं, एगो लंब खींच देते हैं, तरंगार्क जिसको बोला जाता है। और प्यारे बच्चों मान लीजिए कि जब ये B से C तक पहुंचेगी तो ये A से कहाँ तक, यहाँ तक ये पहुंच गया होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है, इसको हम मिला देंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। तो जैसे आपको पता है कि ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि ये देखिए ये एगो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये क्या है, हमारा आपतन कोण है, ये आपतन कोण होता है ना, और ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि इस तीनों का मान निकालिए, यहां से लेके यहां तक का, कहां से, यहां से यहां तक का, तो आप कैसे निकालेंगे, इतना का तो मान 90, 90 में से माइनस यहाँ पे हटा देंगे, है ना, तो निकल जाएगा ना बाबू, निकल जाएगा ना। तो यही होता है, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग समझाने के लिए बता दिए। यहाँ पे याद रखिएगा ये हमारा D है, ठीक है, हमने क्या लिखा बाबू, ये हमारा क्या है, D है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आपतन कोण हो गया, ये हमारा परिवर्तन कोण हो गया, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या हो गया, हमारा I हो गया, ये R हो गया, ठीक है।
ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों क्या, कोण आई, और ये कोण आर हो गया। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बस इतना। अब इतना आपको अगर ध्यान में है तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लीजिए। अगर इतना आपको ध्यान में, ये भी यहाँ पे किरण जब प्रकाश पड़ा है तो ये भी यहाँ पे एक लंब खींचा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी से सी तक पहुंचने की दूरी। तो बाबू बी से सी तक की दूरी निकालना हो तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि दूरी इक्वल टू क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल गुणे क्या होता है, समय। तो प्यारे बच्चों दूरी किसका निकालना है, बी से सी तक का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी से सी तक का दूरी निकालने के लिए चाल कितना है, तो ऊपर में हमने क्या बताया, v1 के वेग से चल रहा है, नीचे v2 के वेग से चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, चाल हमारा v1 हो जाएगा और समय आपको t ही रखना है। फिर यहाँ पे याद रखना है कि a से d तक की दूरी हम निकालेंगे। तो a से d तक की दूरी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें कौन सा वेग से चल रहा है, v2 के वेग से चल रहा है और टाइम कितना है, t है। तो इतना तो हमने पीछे निकाला था, देखिए इतना ही हमने पीछे निकाला था, इतना ही हमने पीछे निकाला था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि हाँ अब सर जी समझ में आ गया होगा, अब सर जी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सर जी समझ में आ गया होगा, आपको पता होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था प्यारे बच्चों, बी से सी तक की जो दूरी थी हमने निकाला था क्या, v1 इंटू टी निकाला था। और जो a से d तक की दूरी है इसके लिए हमने क्या निकाला था, v2 इंटू टी निकाला था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस फिगर में देखिए कि त्रिभुज क्या बना रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है हमारा त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज ए बी सी। बाबू त्रिभुज ए बी सी में याद रखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको त्रिभुज एबीसी में बोला जाए तो यहाँ पे याद रखिएगा साइन आई का मान। तो साइन यहाँ पे याद रखिएगा कि साइन आई का मान क्या होगा, यानी साइन थीटा का मान क्या होता है। यानी त्रिभुज एबीसी में याद रखिएगा कि त्रिभुज एबीसी में अगर हम साइन आई का मान निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटा कर्ण होता है, याद रखिएगा लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। यानी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब लंब बटा में कर्ण होगा तो साइन आई का मान कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ आप देखिए लंब क्या है हमारा, लंब हो जाएगा BC। लंब क्या होगा हमारा भुजा, क्योंकि इसी पे ना लंब है, तो लंब हो जाएगा BC और यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा AC। इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बताएं, लंब हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा BC या कर्ण क्या हुआ AC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन आई इक्वल टू BC। BC का वैल्यू कितना है, तो V1 इंटू टी, V1 इंटू क्या है T। देखिए ये BC का वैल्यू कितना है, V1 इंटू टी, और बटा में क्या है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि V1 इंटू टी है और यहाँ पे याद रखना है कि AC है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AC, जो कि समीकरण इसको मान लेते हैं 1। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहला त्रिभुज का तो हमने निकाल लिया, हमने त्रिभुज निकाला ABC का, हमने त्रिभुज ABC का निकाला और ये कोण आई का मान निकाला। तो कोण आई के लिए लंब ये हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, अब निकालेंगे कोण R के लिए। ठीक है, तो कोण R के लिए क्या होगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। यानी हमारा हो जाएगा DC लंब और AC कर्ण। किसके लिए, तो यहाँ पे याद रखना है कि त्रिभुज ADC में, किसमें, त्रिभुज ADC में। त्रिभुज याद रखिएगा, अब लिखिएगा कि त्रिभुज, अब लिखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा कि त्रिभुज, यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में प्यारे बच्चों साइन R, यानी साइन R का मान निकालेंगे तो ये भी लंब बटा कर्ण होता है। और साइन R में लंब कौन सा है, साइन R में याद रखिएगा कि लंब कौन सा है, तो लंब हमारा हो जाएगा DC। इसमें लंब कौन सा है, DC लंब है और कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DC और बटा में क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि ये साइन R है तो हम साइन R लिख देते हैं, बराबर है DC का वैल्यू कितना लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों V2 इंटू 2 लिख देते हैं, बटा में क्या है AC है, तो AC है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान में रखिएगा कि समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अनुपात करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को मिलाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा समीकरण 1 तथा 2 को अब मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समझिएगा बाबू, समझिएगा आप लोग सभी बच्चे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा
याद रखिएगा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से जब इसको अनुपात कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, साइन आई, है ना, साइन आई बटे में क्या होगा, साइन आर है तो साइन आर, ठीक है, और बराबर साइन आई का वैल्यू कितना आया है, तो साइन आई का वैल्यू ये है, साइन आई का वैल्यू कितना है, v1 इंटू टी बटा ए सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1 इंटू टी बटा में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, फिर बड़का बटा देंगे और फिर साइन आर का वैल्यू कितना है, v2 इंटू टी बटा में ए सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 इंटू टी बटा में क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये हमने साइन आई बटा साइन आर लिखा है, साइन आई बटा साइन आर, जब दोनों समीकरण को मिलाए तो साइन आई बटा साइन आर लिखा, ठीक है। साइन आई का वैल्यू कितना है, तो ये रहा प्यारे बच्चों साइन आई का वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, साइन आई का वैल्यू v1 इंटू टी बटा ए सी, तो v1 इंटू टी बटा ए सी, और साइन आर का वैल्यू क्या है, तो प्यारे बच्चों v2 इंटू 2 बटा ए सी, यहाँ पे याद रखिएगा ये हमारा हो गया इसका मान, ठीक है। जब इतना आपको पता लग गया तो यहाँ पे आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये ए सी से ए सी क्या होगा, कट जाएगा, और कटने वाला है, ये टी से ए को क्या होगा, ये टी कट जाएगा, यानी इधर क्या बचेगा, तो साइन, याद रखिएगा साइन आई बटा में क्या बचेगा, साइन आर, साइन आर, और बराबर इधर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा v1 बटा में क्या बचेगा, v2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चूंकि आपको पता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि आपको पता है यहाँ पे c इक्वल टू क्या होता है, यानी b इक्वल टू c इक्वल टू क्या होता है, v बटा में n होता है, ठीक है, v बटा में n होता है, तो जब हम v का मान निकालेंगे तो b इक्वल टू क्या होगा, c बटा में n, है ना, ये आपको पता होगा कि c इक्वल टू क्या होता है, v बटा में n, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर v का मान निकाले, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि c इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे c इक्वल टू क्या होता है, v बटा में क्या होता है, n, अपूर्णांक यानी वेग बटा अपूर्णांक, यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि अब हम अगर n का मान निकाले, v का मान निकाले, तो प्यारे बच्चों v का मान कैसे निकलेगा, तो ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा v, और प्यारे बच्चों c बराबर के उधर है तो है n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों याद रखना है कि यहाँ पे n जो होगा प्यारे बच्चों ये इधर आ जाएगा, ठीक है, n c मतलब c बटा n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है c बटा n, यानी v इक्वल टू क्या बनेगा, c बटा n, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा c बटा n1, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, अगर दूसरा ले v2 के लिए तो c बटा n2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा साइन आई बटा में क्या होगा, साइन आर, ठीक है, और बराबर v1 के लिए क्या लिखेंगे, c बटा n1, और v2 के लिए क्या लिखेंगे, c बटा n2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये c से c हमारा फिर खत्म हो गया, तो जब ये खत्म होगा, ध्यान में रखिएगा, जब ये हमारा खत्म हो रहा है, जब ये इतना खत्म हो रहा है, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा, ये मिटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान में रखिएगा, इधर बचेगा साइन आई बटा में क्या बचेगा, साइन आर, साइन आर बराबर क्या बचेगा, प्यार बच्चों ऊपर वाला कटा है ना, तो 1 बटा में n1 बचेगा, 1 बटा में n1, और बटा में क्या बचेगा, 1 बटा में n2 बचेगा ना, क्योंकि प्यार बच्चों c से c एक बार में कटा है ना, तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ आप देखिए साइन आई बटा में क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे साइन आर, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n2, और बटा में क्या हो जाएगा n1, क्योंकि बटा में है तो जब बदलिएगा तो ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही जो होता है हमारा क्या होता है, यही जो हमारा होता है प्यारे बच्चों स्नेल का नियम भी होता है, और ये अपूर्णांक भी होता है। यानी हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई और बटा में क्या, साइन आर, और यहाँ पे देखिए n के सापेक्ष यहाँ पे दूसरा, है ना, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये जो हमारा हो गया यही हमको साबित करना था, तो ये हमने प्यारे बच्चों साबित कर दिया। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझाते हैं, क्योंकि मेरा काम ही है समझाना, ठीक है, मेरा काम ही है समझाना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर बोलेगा कि हाइगेंस के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा तरंगों का अपवर्तन की व्याख्या करें, तो अपवर्तन हमने फिगर समझा दिया, ठीक है, बहुत बार फिगर समझाया। फिर क्या करना है आपको, बी से सी तक की दूरी निकालना है, और ये प्यारे बच्चों किस वेग से गमन कर रहा है ऊपर, तो हमने वेग क्या रखा था, पहला v1 है और नीचे वाला v2, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि v से c तक का वेग क्या होगा, v1 होगा, तो हमने b से c तक का लिखा है v1 और समय को t लिख दिया। अब ad यानी a से d तक की दूरी निकालना है, तो ये v2 वेग से गति कर रहा है ना, नीचे क्या है v2, ऊपर में v1 नीचे में v2, देखिए ऊपर में v1 नीचे में v2, तो ये v2 वेग से गति कर रहा है और समय लग रहा है t, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज abc में जाएंगे क्या करेंगे, त्रिभुज ABC, ये क्या हो रहा है, त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज ABC, याद रखिएगा त्रिभुज ABC, यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, त्रिभुज ABC बना रहा है, AB और यहाँ पे देखिए C बना रहा है, ये त्रिभुज बना रहा है,
ये ए और बी और ये सी, ठीक है, जिसमें ये क्या है हमारा लंब है और ये हमारा कोण क्या है आई है। तो इसका मान निकालना हो तो साइन थीटा इक्वल टू आपको पता है ना, थीटा की जगह पे आई है, तो ये होता है प्यारे बच्चों लंब बटा कर्ण, है ना, होता है ना, लंब बटा कर्ण होता है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए लंब क्या है BC है, तो क्या लिखेंगे BC, और कर्ण क्या है AC है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे AC लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों BC का मान आपको पता है V1 इंटू टी है ना, BC का मान कितना निकाले हैं हम, BC का V1 इंटू टी निकाले हैं, तो V1 इंटू टी बटा AC क्या है, तो AC को हम लोग डायरेक्ट AC ही ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज B ये मतलब AD और C में, तो इसमें क्या है ये हमारा लंब है और यहाँ पे कोण R होता है, यहाँ पे क्या होता है कोण R होता है, यहाँ पे कोण क्या होता है प्यारे बच्चों कोण R होता है। तो जब कोण R निकालेंगे तो इसके लिए लंब क्या होगा A और D हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा AC कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन R के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन R के लिए लिख सकते हैं कि इसमें लंब क्या होगा AD लंब होगा और प्यारे बच्चों कर्ण क्या होगा AC होगा। तो AD का मान कितना है V2 इंटू 2 है और बटा में AC है तो AC, और फिर क्या करेंगे हम लोग दोनों समीकरण को मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया यही काम करके प्यारे बच्चों क्या किए हैं हम दोनों समीकरण को जब अनुपात कराए हैं तो साइन आई बटा साइन आर दोनों का मान रख दिए हैं, तो ये हमको प्राप्त हुआ है इतना, ठीक है। हमको कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। जब इतना प्राप्त हुआ तो क्या किए हैं प्यारे बच्चों भी का मान हम जानते हैं कि भी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे याद रखना है आपको कि भी इक्वल टू C बटा N होता है। हमने क्या लगाया कि भी इक्वल टू क्या होता है C, यहाँ पे याद रखिए डायरेक्ट याद रखिएगा कि भी इक्वल टू क्या होता है C बटा में N होता है, ठीक है। तो भी की जगह पे क्या रखेंगे प्यारे बच्चों C बटा में N, तो ये N1 है तो प्यारे बच्चों V1 है तो C बटा N1 कर देंगे, ये V2 है तो C बटा N2 कर देंगे, C से C कट जाएगा, ऊपर में एक बचेगा बटा में N1, ऊपर में एक बटा में N2। अब ये उल्टा करेंगे तो क्या होगा N2 ऊपर N1 नीचे, और यही जो हमारा होता है प्यारे बच्चों हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के प्यारे बच्चों याद रखिए प्रयोग से अपवर्तन की व्याख्या होता है, जो कि 5 नंबर में 100% आएगा आपकी बार, ठीक है। ये 5 नंबर में 100% आएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पैड वाले बच्चों को तो दे देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ले लीजिए फटाफट से, सभी बच्चे ले लीजिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जल्दी ले लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आना बाकी है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि व्यतिकरण किसे कहते हैं। व्यतिकरण देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा व्यतिकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा कि समान आवृत्ति है ना, याद रखिएगा कि 2 या 2 से, यहाँ पे याद रखिएगा सबसे पहले कि 2 या 2 से उसको समझाने में बहुत टाइम लगा दिए, लेकिन समझाने का एकदम पूरा इतनी डिटेल याद रखिएगा। अब देखिए जब 2 या 2 से अधिक यहाँ पे समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में क्या होती है अध्यारोपित। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है मिलना, अध्यारोपित का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों मिलना होता है ना, यानी 2 या 2 से समान, यहाँ आप देखिए अधिक आवृत्ति की तरंगे है ना, याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में, हमको याद रखना है कि यह हमारा क्या है प्यारे बच्चों समान आवृत्ति, याद रखना है क्या होना चाहिए समान आवृत्ति होना चाहिए, समान आवृत्ति याद रखिएगा, समान आवृत्ति होना चाहिए, और क्या होना चाहिए समान दिशा होना चाहिए। क्या होता है समान दिशा, याद रखिएगा समान आवृत्ति और समान दिशा, और ये क्या होना चाहिए अध्यारोपित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ये ले लीजिए कि अध्यारोपित होना चाहिए। तो जब समान आवृत्ति और समान जो दिशा होगी, यानी 2 या 2 से जब समान आवृत्ति और समान दिशा की तरंगे क्या होंगी एक दूसरे से जब अध्यारोपित है, जहाँ पे मिलती है, उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं। जैसे ये क्या है प्यारे बच्चों कि ये क्या है हमारा पहला तरंग है, याद रखिएगा कि ये हमारा क्या है तरंग है, ठीक है। अब क्या होता है तरंग की 2 या 2 से अधिक आवृत्ति है ना, या एक ही दिशा में 2 या 2 से समान आवृत्ति और एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में ये तरंगे होंगी तो क्या होंगी जिसमें मिलेंगी, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे मिली तो यही जो घटना कहलाता है प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, ये हमारा व्यतिकरण की घटना कहलाएंगी। यानी 2 या 2 से समान आवृत्ति वाले तरंग, याद रखना है कि 2 या 2 से समान आवृत्ति और यहाँ पे याद रखना है कि दिशा वाले तरंगों को
यहाँ पे आपस में जब अध्यारोपित होता है, आपस में जहां पे मिलता है, इसी घटना को हम लोग व्यतिकरण की घटना कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हमारा जो प्रकाश होता सीधी रेखा में गमन करता तो ये तरंग मिलता, व्यतिकरण की घटना होता नहीं ना होता। तो हाइगेंस ने इसलिए कहा कि तरंग के रूप में गति करता है तभी व्यतिकरण की घटना होता है, तभी तो ये आपस में कहीं पे मिलेगा। अब सीधा जाएगा प्रकाश तो मिलेगा, ये तरंगों के रूप में जाएगा तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तब ये क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, ये कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो इसी कारण से क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ध्यान में रखिएगा कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, ये वाला आवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति के तरंगे, अब तरंग क्या है, ये है तरंग, है ना, ये तरंग है, क्या बोलता है कि एक ही दिशा में अध्यारोपित होती है, तो यह घटना को, यानी क्या, एक ही दिशा में जब ये अध्यारोपित होगी तो ये जहां पे मिलेंगे। ठीक है, अब ये जहां पे मिलेंगे, यहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, इसी घटना को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे व्यतिकरण की घटना। अब व्यतिकरण की घटना कितने प्रकार की होती है चेला, तो आप बोलेंगे सर जी व्यतिकरण की घटना होती है दो प्रकार की। व्यतिकरण की घटना दो प्रकार की, कौन कौन सा होता है आपको ध्यान में रखना है। पहला होता है संपोषी व्यतिकरण। तो देखिए संपोषी व्यतिकरण अगर आपसे पूछे, और ये आता ही है, ठीक है, व्यतिकरण वाला क्वेश्चन 100% है कि आता ही है। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण पूछे तो जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि यहाँ पे याद रखें, स्ट्रिंग के साथ मिले तथा गर्त के साथ मिले, तो इस घटना को हम लोग संतोषी व्यतिकरण। स्ट्रिंग और गर्त आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये जो ऊपर जाता है, ये जो ऊपर जा रहा है ना तरंगे, ये क्या होगी, स्ट्रिंग हो जाएंगी, और जो ये नीचे जा रहा है ना, ये गर्त हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को स्ट्रिंग बोलते हैं और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो ये क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण अगर आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा कि जब दो या दो से अधिक तरंगे साथ ही साथ निकले, देखिए ये साथ ही साथ क्या करेगी, सब ऊपर जाएगा, तो एक ऊपर जाएगा तो ये सारा ऊपर जाएगा, और ठीक है, और ये यहाँ पे आके क्या होगा, मिलेगा, और फिर ये जो नीचे जाएगा ना, तो साथ ही साथ तीनों नीचे जाएगा, तीनों नीचे जाएगा, फिर ये यहाँ पे मिलेगा, फिर ये क्या करेगा, फिर ये जाएगा तो तीनों साथे जाएगा, यानी सरंग ऊपरे रहेगा। अब प्यारे बच्चों गर्त होगा तो तीनों गर्त हो जाएगा, जबकि व्यतिकरण की घटना में क्या होती है, ये कहीं पे भी मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, जहां मर्जी वहां पे मिल जाएगा, उसे व्यतिकरण। अगर आपसे बोले संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, तो संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, सारी तरंगे, जितनी भी तरंगे निकलेगी वो ऊपर रहेंगी सारी की सारी, और जाएंगी भी तो साथ ही साथ तीनों नीचे जाएंगी, और ये तो अध्यारोपित होती है, लेकिन एक पॉइंट पे यहाँ पे अध्यारोपित होती है, फिर तीनों जाएंगी, कितनी भी तरंग होंगी साथ ही साथ यहाँ पे गर्त में जाएंगी, फिर तीनों क्या होंगी, साथ ही साथ यहाँ पे सुरंग में भी जाएंगे। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्या है कि विनाशी व्यतिकरण क्या है, समझिएगा। विनाशी व्यतिकरण, व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं, संतोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक तरंगे, ये तो लिखना पड़ेगा, समान आवृत्ति की तरंगे, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे, ये तो इतना लिखना पड़ेगा, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना कुछ इस प्रकार से होती है कि यहाँ पे याद रखिएगा कि क्या होता है प्यारे बच्चों, कि इसमें याद रखना है कि जो सुरंग होता है और गर्त होता है एक ही साथ एक ही घटना पे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है क्या होता है कि सुरंग और गर्त एक ही यहाँ पे मिले तो एक ही, मतलब एक ही साथ मिले, यानी एक साथ मिल जाता है। यानी आप देखिए यहाँ से हमारा क्या हो गया, सुरंग हो गया, और इसी के नीचे जस्ट अपोजिट देख लीजिए, ये हमारा सुरंग हो गया, मान लीजिए ये हमारा सुरंग हो गया और ये हमारा गर्त हो गया। तो देखिए ये साथ ही साथ एक ही जगह पे मिल रही है, यहाँ पे ऊपर सुरंग, यहाँ पे नीचे गर्त, यानी साथ ही साथ दोनों तरंगे जा रही है, लेकिन एक तरंगे सुरंग में जा रही है तो एक वो गर्त में, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। ये साथ ही साथ ऊपर नीचे सब जा रही है, और एक वो पॉइंट पे तीनों मिल रही है, फिर गर्त में जा रही है तो फिर जा रही है, फिर एक वो पॉइंट पे मिल रही है, तो ये हमारा हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि विनाशी में क्या होगा, एक हो जाएगी तरंगे सुरंग में, तो एक हो जाएगी इसके अपोजिट किस में, तो याद रखना है किस में जाएगी प्यारे बच्चों, तो ये जाएगी गर्त में। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्या होगी प्यारे बच्चों, अध्यारोपित होगी, मिलेगी, फिर ये क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये गर्त में चला जाएगा, यानी जो सुरंग में था फिर गर्त में, जो गर्त में था सुरंग में, यानी एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है, उल्टा होती है। तो इस प्रकार के प्यारे बच्चों तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
समझ में आया। विनाशी व्यतिकरण और संतोषी व्यतिकरण क्या होता है। संतोषी व्यतिकरण में क्या होगा प्यारे बच्चों, समान आवृत्ति और समान कला के होंगे तो जितनी भी तरंगे जाएंगी ये क्या होंगी, ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे सुरंग में जाएगा तो सुरंग में, गर्त में जाएगा तो तीनों गर्त में जाएगा, फिर सुरंग में यहाँ पे मिल जाएगा, फिर क्या करेगा, सुरंग में जाएगा तो तीनों सुरंग में जाएगा, गर्त में जाएगा, गर्त में तो ये गर्त ही में जाएगा, ठीक है। जबकि ये क्या करता है, विनाशी में क्या होता है, एक जब सुरंग में जाएगा तो दूसरा गर्त में जाएगा, फिर एक सुरंग में जाएगा तो फिर दूसरा गर्त में जाएगा, ऐसे ये मिलता रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए अगला टॉपिक जो है आपका कि विवर्तन की परिभाषा दें, विवर्तन की परिभाषा दें, ठीक है। विवर्तन क्या होता है इसको समझाएं, है ना। विवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझिए कि ये क्या है, हमारा सूर्य क्या है, बहुत बड़ा है सूर्य, सूर्य क्या है, बहुत बड़ा है। अब जब सूर्य बड़ा है तो उसके सामने कोई बादल आ जाता होगा, आप भी देखे होंगे, तो क्या होता है, कोर से उसके प्रकाश ऐसे फेंक देता है, बाहर निकल जाता है ना। जब यहाँ पे याद रखिएगा विवर्तन की बात करें तो विवर्तन की घटना कब होती है, जब प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि जब सूर्य के प्रकाश के सामने कोई छोटा सा बादल का टुकड़ा आ जाता है, ठीक है। वो तो छोटा ही है ना, सूर्य के सामने छोटा ही है, सूर्य तो बहुत बड़ा है, उसके सामने कोई अगर कोई बादल का टुकड़ा आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके कोरों में दिख रहा होगा कि प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है ना, प्रकाश इससे निकल रहा है। यानी क्या होता है, तीखे कोण के मुड़ जाने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विवर्तन कहते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरण किसी अवरोधक अथवा छोटे छिद्र पर पड़ती है तो प्रकाश की किरणें छिद्र तथा अवरोधक के किनारे की ओर क्या होती है, आंशिक रूप से मुड़ जाती है। जैसे इस पे प्रकाश पड़ा, क्या हुआ, ये मुड़ गया इसके किनारों से, देखिए किनारों से मुड़ा है ना प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसके रास्ते में पड़ा तो ये किनारों से मुड़ गया और बाहर निकल गया, है ना। यानी क्या होता है, किरणें छिद्र व अवरोधक के किनारे से क्या होती है प्यारे बच्चों, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत मुड़ जाती है। इस प्रकाश की किरण को प्यारे बच्चों मुड़ने की ये जो घटना होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के तीखी कोण के मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के तीखी कोण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विवर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया कि विवर्तन किसे कहते हैं। चले अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे देख लीजिए कि फ्रेनल विवर्तन क्या है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्रेनल विवर्तन क्या है। तो फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा वह पर्दा जिस पर अवरोधक की यहाँ देखिए प्रतिछाया बनती है वो अवरोधक अथवा द्वारक के कम दूरी पर स्थित हो। अगर कम दूरी पे है तो फ्रेनल, याद रखना है। अगर कम दूरी पे स्थित है तो इस प्रकार के विवर्तन में लेंस की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं फ्रेनल विवर्तन, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। अगर ये क्या होगी प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए फ्राउनहोफर विवर्तन को आइए समझिए। फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है, यहाँ पे आप लोग इसको समझिए कि फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत वह पर्दा यानी जिस पर अवरोधक की प्रतिछाया बनती है वह अवरोधक अथवा द्वारक से अधिक अगर दूरी पर स्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, फ्राउनहोफर विवर्तन। अगर अधिक दूरी पे हो तो फ्राउनहोफर विवर्तन, अगर कम दूरी पे हो, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कम दूरी पे हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेनल विवर्तन कहेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इतना आपको लिख देना है, एग्जाम में आएगा। तो इतना पे ही हम क्या करते हैं, आज का क्लास खत्म करते हैं। और जो दूसरा जो चैप्टर मतलब जो दूसरा इसका पार्ट आएगा उसमें हम लोग ब्रूस्टर का नियम और प्यारे बच्चों अपवर्तन का जो है ना, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं से अपवर्तन का जो सिद्धांत है उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। आज अपवर्तन का किए तो अगला बार परावर्तन का भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। उससे पहले अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। अगर थ्योरी करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और आज की क्लास से 5 नंबर कम से कम पक्का है आपका। तो ये जो हम आपको बताएं ना, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।